शुरुआत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की। हमने देखा था पिछली बार, जस्ट इंट्रोडक्शन करा दिया था मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स हम किसको बोलते थे? जो कैटायन बनाता था, है ना, जो अपने आप को कैटायन में चेंज करता था। तो एक मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब ऐसे है कि जो इनके पास का इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने की प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है, मतलब मेटल अगर है तो उसमें से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी हो वो लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आता है तो ये मेटल क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, है ना। हम +1 लिखने के बजाय प्लस लिख लेते तो सफिशिएंट है। अगर 2 होते तो +2 होता। तो समझ लो कि कॉपर है हमारे पास में, और कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये कॉपर कैसे बनेगा? 2 पॉजिटिव बनेगा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ठीक है ना। Fe होता है, Fe ने अगर समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या हो जाएगा? Fe 3+ हो जाएगा, तो हम 3+ लिखेंगे। ठीक है। सोडियम होता है, सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी के कारण ये हमें केमिकल रिएक्शन में कुछ अलग अलग परिवर्तन दिखाएंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम इसके साथ बात करेंगे तो ये इसका पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज किया जाए, ताकि वो अपने आप को एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा के नियरेस्ट जो उसका नोबल गैस था उसका कॉन्फ़िगरेशन वो हासिल करेगा। जैसे सोडियम ने क्या किया? सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था। एक्चुअली सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये 11 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद उसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये हो गया Na+। अब ये Na+ का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये बनेगा 2 और 8। था कितना? 2 8 1। तो ये क्या था? ये नियॉन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था जो S में था, राइट, 2s1। तो इसने क्या किया? इसी 1 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। अब भेजने के कारण क्या हुआ? ये हुआ 2 8। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का। मतलब क्या आ गया? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, करेक्ट। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। क्लोरीन की बात करते हैं। अब ये क्लोरीन यहाँ पर हम फिलहाल नहीं लेंगे, क्योंकि क्लोरीन हमारे लिए कौन है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की जब बात करेंगे तब क्लोरीन आएगा। ठीक है। कॉपर क्या करेगा? कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, फिर जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी भी है उसको वो हासिल करेगा। तो ये सबकी जो इच्छा होती है, ये इच्छा क्या होती है कि भैया मैं कम से कम इलेक्ट्रॉन, जितने भी मेरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको भगा कर मैं एक अपने स्टेबल लेवल हासिल कर लूँ। अब ये स्टेबल लेवल हासिल करने की जब बात आती है तो ऐसे हालत में देखिए कि फॉर एग्जांपल इसके पास में कोई ऑक्सीजन आ जाए। मान के चलें कि मेरे पास में कॉपर है और उसके पास में आया ऑक्सीजन O2। ठीक है। कॉपर ने क्या किया? कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन देता था? 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। तो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये बनेगा CuO। अब यहाँ बैलेंस करना है तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, तो 2Cu + O2 gives 2CuO। अब ये CuO की बात देखो, CuO में क्या होता है? कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन उसको देना है, करके वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपने, और लूज करके यहाँ पर अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2 हो गया, और इसने क्या बनाया? CuO, राइट, ऑक्साइड बन गया। जो भी मेटल्स हमारे हवा के साथ में कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं? उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं। Na की बात लेते हैं, Na + O2। अब Na + O2 इसने क्या बनाया? N2O, ये बना N2O। अब बात ये आती है कि फिर से इसको बैलेंस करके देखते हैं। O2 है यहाँ पर एक ही O है, यहाँ Na 1 है तो यहाँ Na 2 है। तो हम एक काम कर देंगे, Na2O, सॉरी, हाँ। तो यहाँ क्या हुआ? Na 1 है, यहाँ 2 आ गए, और यहाँ O2, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, चलो 2Na कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Na2 कितना हो गया? Na 2 आ गए यहाँ पर, तो अभी तो 4 हो जाएंगे।
तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको 4 लिखना पड़ेगा। अब बात सही होती क्या, देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, Na4 है, Na4 है, अब ये बैलेंस हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे कि ये बैलेंसिंग की तरफ फिलहाल अभी नहीं देखेंगे हम। ये क्या स्टोइकोमेट्रिक नंबर है, हमको ये मॉलिक्यूल और एटम के नंबर सेम करने के लिए है। इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन के लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंसिंग होना जरूरी है, स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस होना जरूरी है, करके हमने कर दिया। लेकिन बात हमको ये ध्यान रखनी है कि Na ने यहाँ पर किया क्या है। Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गंवाया। क्यों गंवाया? क्योंकि उसकी आदत थी 1 इलेक्ट्रॉन गंवाने की। क्यों आदत क्यों थी? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो Na इलेक्ट्रॉन जब गंवाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। अब बात ऐसी आती है, इसको थोड़ा सा मैं बगल में रखता हूँ, इसकी शुरुआत कैसी होती है देखते हैं। Na के साथ में मैं ऑक्सीजन O2 को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। अब Na 1 इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है हमेशा, अकेला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसे ऑक्सीजन को ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके को तो होना नहीं है कुछ, तो ये क्या करेगा कि भैया मुझे 2 मिले तो चलेगा, तब कहीं वो हाजिर है। और जब तक, दूसरी बात यह है, किसी भी रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन जब देता है वो तभी देता है जब लेने वाला तैयार हो, अदरवाइज नहीं दे सकता। ठीक है, तो Na ने ये सोचा कि ठीक है भैया तुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तू तो O2 है, तो तुझे तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। एक ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स के लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए। तो Na को 4 इलेक्ट्रॉन देना है, जबकि Na के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं देने के लिए, है कितना? ओनली 1। तो क्या करेगा, चलो ठीक है एक काम करते हैं, चल तुझे मान लेता हूँ। सोडियम ने क्या किया, अपने 4 सगे भाइयों को बुला लिया कि बेटा तुम 4 लोग मेरे साथ आओ, इसलिए यहाँ 4 आए। अब हर Na 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? O को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो अभी हम इसलिए यहाँ पर यहाँ Na2 आएगा और यहाँ O आएगा और यहाँ हम 2 कर देंगे। अब क्या हुआ, Na, चलो ऑक्सीजन की क्षमता कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो चलो इसको मान के चलते हैं कि -2 है। ठीक है, और Na की कितनी थी? 1 इलेक्ट्रॉन देने की, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो +2 -2 बैलेंस हो गया। रही बात स्टोइकोमेट्री की, कितने Na यहाँ पर थे? 4, तो 4 हमको करना है। यहाँ तो मैं 4 लिख नहीं सकता, इसलिए मुझे इधर 2 लिखना है। वैसे ही ऑक्सीजन, यहाँ वो 2 लिखा, यहाँ मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ, करके मैंने यहाँ पर दोनों मिला के 2 लिख दिया। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुई कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ ट्रीट हुआ तो हमें इसका ऑक्साइड मिला, इसका ऑक्साइड मिला। तो हम एक रूल बना सकते हैं कि जब भी कोई मेटल किसी हवा के साथ में कांटेक्ट करता है, मेटल हवा के साथ कांटेक्ट करता है, तो हवा के अंदर क्या है भैया? हवा बोलो तो नाइट्रोजन जो है हमारा 78% है और ऑक्सीजन 21 के लगभग है। तो हवा, अच्छा दोनों है जरूर, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करे, है ना। नाइट्रोजन N2 सेपरेट है, O2 सेपरेट है। तो कोई भी मेटल जब ये हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो हवा का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कोई भी मेटल जो रहेगा उस मेटल से ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहता है। और ये मेटल्स की तो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको खुद को कैटायन बनना है, स्टेबिलिटी चाहिए है, करके वो देते हैं, इसलिए इनकी जोड़ी बढ़िया बन जाती है। हाँ, ये बात और है कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन उसको जल्दी रिएक्ट करेगा या रिएक्ट करने में थोड़ी देर लेगा, या तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा या फिर थोड़ा सा गर्मी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इस पर डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार से उसको रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात देखेंगे एकदम। मैग्नीशियम की एक विशेषता है कि इसकी जब तार जलाते हैं हम लोग तब हमें ये MgO देता है, MgO देता है। अब तार जलानी है मतलब क्या करना है? हवा के साथ में उसको कांटेक्ट कराना है और टेम्परेचर भी देना है। हवा के साथ कौन है? ऑक्सीजन। हमने क्या किया? थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया। अब ये टेम्परेचर देने के कारण क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राइट। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम थी, करके हमको थोड़ा सा हीट देनी पड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी आप देखो नहीं, लोहा अगर हमने समझ लो कि रख दिया ऐसे ही पड़ा है लोहा, तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसको जंग लग गया, है ना। तो ये जंग लगा मतलब क्या हुआ? Fe था प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन करा दी, तो क्या हुआ? Fe3O4, एक्चुअली ये हुआ Fe2O3 FeO। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं Fe3O4, है ना। तो ये किस प्रकार होगा? यहाँ Fe कितना है? यहाँ 3 दिया है ना। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, सॉरी 1 ही है। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं कि Fe और ये किस प्रकार से बैलेंस होगा। लेकिन हमको मेन क्या है भैया कि ऑक्सीजन के साथ में जब किसी भी मेटल की रिएक्शन होती है तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जंग लगना, है ना, कोरोजन।
इरोजन, है ना। तो रस्टिंग सबसे बढ़िया टर्म, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? किसी भी लोहे के पीस का जो ऑक्सीडेशन होता है उसका रस्टिंग होता है। केवल ये जरूरी नहीं कि लोहे का ही ऑक्सीडेशन हो। आपने देखा होगा कि अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन हो या कॉपर के बर्तन हो या फिर चांदी के बर्तन हो, ये भी अगर ज़्यादा दिन तक हवा में रखें तो ये काला पड़ जाता है। क्या हुआ होगा? बस इसी के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई, क्या हुआ? CuO बन गया, है ना। तो इस प्रकार से इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स इसको एक परत बना लेते हैं, जो जिसके कारण इसका कलर डल हो जाएगा या तो डार्क हो, ब्लैकिश कलर दिखेगा। सिल्वर भी देखेंगे आप, सिल्वर के बर्तन अगर काफ़ी दिन तक एक्सपोज रखते हो, उसके बाद उसके ऊपर उंगली घुमा के देखोगे तो आपको थोड़ा सा डस्टी कलर उसके अंदर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण इनके रस्ट बन जाता है। हाँ, आयरन भी के बारे में हम रस्टिंग बोलते जरूर हैं, लेकिन कॉपर हो या सिल्वर हो उसके बारे में रस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? दूसरी एक बात, कॉपर सिल्वर जैसे हमने देखेंगे, डिजेट कूलर की अगर पानी की टंकी है 2-4 साल में बदलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रस्टिंग होने के बाद वो जो सरफेस बनेगा, उसका रस्टेड सरफेस बनेगा, वो पोरस होता है। इसके अंदर से फिर पानी अंदर घुसेगा, ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और उसको फिर से रस्टिंग करेगा। होते होते क्या होता है कि ये पूरा नीचे तक छेद गिरा देता है ना, पोरस छेद गिरा देता है। लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड जो बन गया या सिल्वर ऑक्साइड जो बन गया, ये पोरस नहीं होती। ये क्या करते हैं, उसका जो सरफेस हो गया, समझ लो ये बर्तन है हमारा, ये बर्तन है, इस बर्तन के सरफेस पर समझ लो कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जमा हो गया है या सिल्वर ऑक्साइड जमा हो गया। तो ये जो ऑक्साइड की लेयर है ना, ये पोरस नहीं होती, नॉन पोरस होती है। करके इस लेयर के अंदर दोबारा ऑक्सीजन जाके या पानी घुसकर इस नए फ्रेश लेयर को खराब नहीं कर सकता। करके अगर हमने ये जो चीजें हैं, कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, इसको थोड़ा सा हमने ब्रशिंग कर दिया या पीतांबरी लगा के साफ कर दिया तो फिर से चमकने लगते हैं। लेकिन टंकी को हमारे अगर समझ लो कि जंग लगा है तो उसको हम कितना भी पीतांबरी लगाए कोई मतलब नहीं, छेद तो बनेगा ही बनेगा, करेक्ट। तो कोई भी चीज़ जो है रस्टिंग इस प्रकार से, ये भी रस्टिंग ही कहलाएंगे, लेकिन इसका जो लेयर होता है, ये लेयर नॉन पोरस होने के कारण इसका रस्टिंग हमको दिखाई नहीं देता, या रस्टिंग हमारे लिए कोई गलत मतलब इरोजन नहीं करता या उस बर्तन को खराब नहीं करता, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो, जैसे सोने की अंगूठी आपने 25 साल तक रख दी मिट्टी में दबा के, क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। AU ये दोनों चीजें, ये AU जो है पर्टिकुलरली, इसको हम नोबल मेटल कहते हैं, नोबल मेटल, नोबल। यही नहीं, प्लैटिनम भी नोबल मेटल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर ये ऑक्साइड्स की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेबल मेटल होते हैं, तो इसलिए इनको इसका कोई असर नहीं पड़ता, करके हम इसको नोबल मेटल या इनर्ट मेटल बोलते हैं, और इनर्ट मेटल बोलते हैं, है ना। तो ये नोबल मेटल या इनर्ट मेटल क्यों कहलाया गया? क्योंकि उनके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता किसी भी ऑक्सीजन का बोलो या किसी गैस का बोलो, और इसलिए ये जल्दी किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते और जैसे के वैसे दिखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया। ये भी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव कौन होता है ना। तो यहाँ हमने देखा कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये जो है ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ओके। जबकि इनका हम अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो ये काफ़ी अच्छी है, उसके हिसाब से देखो तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा उसके तरफ रिएक्ट होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन नहीं होते हैं, ओके। दूसरा, हमने ये भी देखा कि पानी के साथ में भी इसकी सॉल्युबिलिटी अब देखेंगे तो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन बताई थी Na की, है ना, सोडियम Na2O। अब ये Na2O के अगर मैं पानी में डाल दूं तो ये NaOH बना देता है, तो ये तो अल्कली बन गया, है ना। KOH बना देते हैं पोटेशियम, इसलिए इसको अल्कली बोलेंगे। तो ये सब अल्कली मेटल्स, आपने देखा होगा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है इसमें पहली जो सीरीज है S1, है ना, या 1 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो होता है, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स है इसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हम पानी में डालेंगे इनको या उनके ऑक्साइड्स को अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें इसका अल्कली या बेस मिलता है, ठीक है।
तो ये हो गया अल्कली मेटल्स के बारे में, है ना। जो भी ये बनाएंगे पानी के साथ में इनके हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा अल्कली मेटल्स।